हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस चैप्टर 11 ऑफ क्लास 12 का जो भी डायग्राम गिवन है इस चैप्टर में उनकी पूरी एनालिसिस करेंगे। उसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। अराउंड आपके 7 डायग्राम्स हैं इसमें। तो ये लेक्चर आपका विदिन 15 मिनट फिनिश हो जाएगा, यानी हम हर एक जो डायग्राम है उसे 2 मिनट में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हमारा वेक्टर पे एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है क्योंकि वेक्टर का अलग से मैंने कोई लेक्चर नहीं बनाया है। अदर जो टॉपिक्स हैं, जो डिफिकल्ट टॉपिक हैं लाइक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर टेक्निक, इन सभी का मैंने एक अलग लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन हिट करिए ताकि आपकी कोई भी अपकमिंग वीडियोस मिस ना होने पाए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डायग्राम के साथ में। फर्स्ट डायग्राम क्या है आपका, इसमें देखिए वेक्टर डीएनए है। वेक्टर डीएनए क्या होता है, ये एक जीन टैक्सी की तरह काम करता है, यानी कि ये जो हमारा डिजायर्ड जीन होगा, डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट होगा, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा, ठीक है। और वो डिजायर्ड जीन या डीएनए फ्रेगमेंट कहां से आएगा, फॉरेन डीएनए से आएगा। तो हमारे पास 2 होंगे यहाँ पर डीएनए। वन जहां से हमें अपना डिजायर्ड जीन लेना है, जिस जीन की हमें कॉपीज बनानी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैसेंजर, क्योंकि टैक्सी है तो हमारे पास एक पैसेंजर भी होगा। तो पैसेंजर डीएनए जो होता है या पैसेंजर जीन होता है जो हमारा डिजायर्ड जीन होता है। अब इन दोनों ही वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को जोड़ने के लिए पहले तो इनमें एक साइड से कट लगाना होगा ताकि वहां पर ये ओपन हो जाएं जुड़ने के लिए, और इसमें क्या क्रिएट हो जाए, स्टिकी एंड्स क्रिएट हो जाएं, ठीक है। स्टिकी एंड्स के दूसरे नेम भी होते हैं। स्टिकी एंड्स को हम स्टैगरिंग एंड्स या ओवरहैंगिंग एंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टिकी एंड्स को, स्टैगरिंग एंड्स या ओवरहैंगिंग, क्योंकि इसके हाइड्रोजन बॉन्ड हैंगिंग से दिखते हैं। अब डायग्राम में भी देखो दिख रहा है, इसलिए ओवरहैंगिंग बोलते हैं। ये देखो लटक रहे हैं यहाँ पे जो स्टिकी एंड्स हैं इसके, है ना। तो ये स्टिकी एंड्स क्रिएट करना, और स्टिकी एंड्स या जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम को ही मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर नाइफ्स बोला जाता है, ठीक है। और दोनों ही वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं ताकि जो फ्रेगमेंट मिले वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है। यहां तक क्लियर है चीजें। अब देखते हैं कि इन दोनों को हम कट कैसे करेंगे। कट करने के लिए पैलिंड्रोमिक साइट्स होती हैं। पैलिंड्रोमिक साइट्स क्या होती हैं, दोनों एंड से पढ़ने पर एक जैसी लगती हैं। जैसे कि ई को R1 जो यहाँ पे कट कर रहा है उसमें आप एक साइड से देखोगे तो GAATTC है, और इसके अपोजिट स्टैंड पर जब पढ़ेंगे हम तो यहाँ पर क्या मिलेगा, GAATTC सेम मिला। इस साइड से जब हमने रीड किया तो GAATTC, इस साइड से जब हमने, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, ऊपर की लाइन जो रीड करी हमने वही सेम नीचे की लाइन भी रीड हो रही है, और यही साइट होती है जहां पर इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसे कट करता है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ पर हमने इको R1 यूज किया है। इसके अलावा बहुत से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो स्टिकी या स्टैगरिंग एंड्स क्रिएट करते हैं, जैसे कि BANH1, HIND3, PST1, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे होते हैं। इको R1 की जो कटिंग साइट होती है वो होती है GAATTC, जिसमें ये G के पास से कट लगाता है, और नीचे भी ये G के पास से ही कट लगाएगा। देखो यहाँ पर दोनों ही कट लग गए हैं, G के पास से कट हो गया है, TTAA जुड़ने के लिए अभी रेडी है, ठीक है। ऐसा ही दूसरे साइड भी हुआ, जो हमारा डिजायर्ड जीन था उसके साथ भी हुआ। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स फ्री हो गए, T वाले हाइड्रोजन बॉन्ड डबल बॉन्ड से A के साथ जुड़ जाएंगे और A वाले T के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा ना कि डीएनए में ATGC 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जिसमें से A डबल बॉन्ड से T से और G ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू C से जुड़ता है, ठीक है। अब ये जब जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे कैसे, कट तो हमने इको R1 से किया था जो कि मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर नाइफ था। अब जोड़ने के लिए भी तो कुछ यहाँ पे एंजाइम यूज होगा। ये एंजाइम कौन सा यूज होता है, डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज की हेल्प से जोड़ देंगे और हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम है ये, इसमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया था, सेम चीज ऊपर का जो भी है वो सेम रहेगा यहाँ पर। जैसे कि फॉरेन डीएनए है जहां से हमें डिजायर्ड जीन मिलेगा, और वेक्टर डीएनए है जिसके अंदर
वेक्टर डीएनए में क्या लिया है, प्लाज्मिड, जो कि बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसे इंट्रोड्यूस कर देंगे अपने डिजायर्ड जीन को, इको R1 या कोई भी सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, सेम जो फॉरेन डीएनए को कट करेगा वही वेक्टर डीएनए को कट करेगा, ठीक है, ताकि हमें स्टिकी एंड्स मिल जाएं। तो उन्हें कट करने के बाद डीएनए लाइगेज की हेल्प से जोड़ दिया जाएगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हमारा बन जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनने के बाद में अब इसे क्या करते हैं, किसी कैपेबल होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। इसे हम कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, इसका कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, ई कोलाई में, इस्चेरिशिया कोलाई में, जो कि हमारी इंटेस्टाइन में सीकम में रहता है। जैसे जैसे ई कोलाई मल्टीप्लाई होगा वैसे वैसे ही हमारा डिजायर्ड जो जीन है वो भी मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से जीन की क्या हो जाती है, क्लोनिंग हो जाती है, ठीक है। यही जीन क्लोनिंग है और ये एक ट्रेडिशनल मेथड है फॉर द जीन क्लोनिंग, ठीक है। आजकल डिजायर्ड जीन को बनाने के लिए हम पीसीआर मेथड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। क्या है ये, क्या मेथड दिखाया गया है आपको डायग्राम में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है जिसके थ्रू हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी इसमें हम कोई जेल यूज करते हैं। जेल कौन सा यूज करते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करने के लिए यूज किया जाता है अगारोस जेल, और जो अदर आरएनए एंड प्रोटीन्स होते हैं उनको अलग करने के लिए हम पॉलीएक्रिलामाइड जेल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम डीएनए फ्रेगमेंट्स की बात कर रहे हैं तो अगारोस जेल यूज करेंगे। अगारोस एक वैसे तो सीवीड से मिलता है लेकिन इसे लेबोरेटरी में कल्चर कर लिया जाता है। कल्चर मीन्स पाउडर्ड फॉर्म में ये मार्केट में मिलता है और हम लेबोरेटरी में इसे प्रिपेयर करते हैं अगारोस को, ठीक है। तो अगारोस को प्रिपेयर करने के बाद उसे जेल प्लेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इसकी पूरी मेथड मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी इससे पहले वाले लेक्चर में डाली हुई है। यहाँ पे मैं आई बटन में इसे आपको दे दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो गए हैं, ये वेल्स हैं। ये वेल्स बनाए जाते हैं जब हम अगारोस को सॉलिडिफाई करते हैं तो उस टाइम पे यहाँ पे कॉम्ब प्लेस करने की वजह से वेल्स फॉर्म हो जाते हैं। इन वेल्स में ही सैंपल डीएनए डाला जाता है, ठीक है। जो सैंपल हमारे पास है वो हम डालते हैं और इसके फर्स्ट वेल में, जो फर्स्ट वेल होगा इसमें डालते हैं लैडर डीएनए, ठीक है। क्या डालते हैं, लैडर डीएनए, जिसका सीक्वेंस हमें ऑलरेडी नोन है, जिससे हम कंपेयर करेंगे दूसरे सीक्वेंसेस को, ठीक है, ताकि हमें जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है वो मिल जाए। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इन्हें अलग करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। इसे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे, इस साइड हम कैथोड को रखेंगे, जिस साइड डीएनए हम फिल करते हैं, जिधर वेल्स है उस साइड कैथोड होगा। कैथोड कैसा होता है, निगेटिव चार्ज्ड होता है। और डीएनए कैसा होता है, डीएनए भी निगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसकी जो सुगर फास्फेट चेन होती है उसमें फास्फेट कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। इस वजह से डीएनए फ्रैगमेंट पूरा का पूरा निगेटिवली चार्ज होता है, तो उसे कैथोड के साइड रखेंगे और अपोजिट साइड ऑब्वियसली एनोड होगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करेंगे तो जो बड़े फ्रैगमेंट्स होंगे, लार्जेस्ट फ्रैगमेंट्स होंगे, वो कम डिस्टेंस तक मूव करेंगे। ये सीव मेथड पे काम करता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किस पर काम करता है, सीव मेथड पर, ठीक है, छन्नी वाले मेथड पे। तो छन्नी में अगर हमने छन्नी लगाई है तो जो बड़े फ्रैगमेंट्स होंगे वो ऊपर रहेंगे, जो छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे वो ज्यादा आसानी से नीचे निकल जाएंगे। वही चीज होती है यहाँ पर, जो बड़े फ्रैगमेंट्स हैं वो वेल्स के ज्यादा पास होंगे, यानी कैथोड के साइड ज्यादा होंगे, और जो छोटे फ्रैगमेंट्स होंगे वो ज्यादा दूर तक मूव करके चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ डीएनए बैंड्स। डीएनए बैंड्स जो लार्जेस्ट बैंड्स होंगे वो पास में मिलेंगे, यानी लार्जेस्ट जो फ्रैगमेंट होंगे डीएनए के वो पास में मिलेंगे और स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट दूर मिलेंगे। और उसके बाद फिर इसे देखते कैसे, क्योंकि डीएनए तो नेकेड आई से विजिबल नहीं होगा इतनी आसानी से, तो इसे हम पहले तो स्टेन करते हैं। स्टेन किससे करते हैं, ईटीबीआर से, ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। इथिडियम ब्रोमाइड से कैसे करते हैं स्टेन, या तो पहले ही हम अगारोज में उसे मिक्स कर लेते हैं इथिडियम ब्रोमाइड को, और अगर नहीं मिक्स करते हैं तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद में हम इस प्लेट को वॉश करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड से, ठीक है। वॉश करने के बाद इसे हम यूवी रेस के नीचे देखेंगे। कहाँ देखेंगे इन्हें, यूवी रेस में देखेंगे, क्योंकि ये विजिबल नॉर्मल लाइट में विजिबल नहीं होते हैं, तो यूवी रेस में इन्हें देखा जाएगा। यूवी रेस में ये ब्राइट ऑरेंज कलर के दिखाई देंगे। ब्राइट ऑरेंज कलर के जब दिख जाएंगे और हमें डिजायर्ड फ्रेगमेंट मिल जाएगा
तो उसे हम अगरोस से अलग कर लेंगे और इस अगरोस से अलग करने के प्रोसेस को इल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एक बार आप गो थ्रू करेंगे अपनी अगर एनसीईआरटी से इस पूरे पैरा को, तो सभी कुछ क्लियर हो जाएगा जितना मैंने अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आपका वेक्टर। वेक्टर इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो इस पे मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूंगी। ठीक है, ट्रिक भी दूंगी। ठीक है, इसको लर्न करने की ट्रिक भी आपको बताऊंगी ताकि ये पूरा का पूरा आपको इसी सीक्वेंस में लर्न हो जाए। पहले तो देख लेते हैं क्या क्या होनी चाहिए प्रॉपर्टीज एक वेक्टर के अंदर। पहली प्रॉपर्टी एक किसी भी वेक्टर के अंदर होनी चाहिए ORI। ORI क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्यों हम किसी फॉरेन डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए को प्लाज्मिड के अंदर डाल रहे हैं? ताकि वो रेप्लिकेट हो, मल्टीपल कॉपीज बने, है ना। तो अगर इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं होगा, वो रेप्लिकेट ही नहीं होगा, तो हमारे किसी काम का नहीं। तो सबसे पहले तो यही प्राइम मोस्ट क्वालिटी होनी चाहिए उसके अंदर कि उसके अंदर रेप्लिकेशन की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देन उसमें कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए जिनके थ्रू हम सेलेक्ट कर सकें कि हमारा जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है वो एक्चुअली बना है या नहीं, क्योंकि बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रोसेस होता है, नेकेड आई से कुछ भी विजिबल नहीं है। तो हमें कुछ मेथड के थ्रू ये जानना होता है कि कौन सा फ्रेगमेंट या कौन सा प्लाज्मिड हमारा रिकॉम्बिनेंट हो गया है और कौन सा रिकॉम्बिनेंट नहीं बना है, क्योंकि हम उसी को ट्रांसफर करेंगे। इतना रिगरस प्रोसेस है, उसे हम फिजूल में कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर की रिक्वायरमेंट होती है। PBR 322 में कौन से दो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, ये दो हैं, MPR एंड TETR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इसके अलावा एक साइट और है रो। और दो दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर सेकेंड थिंग हो गई। जो थर्ड क्वालिटी है वो क्वालिटी होती है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, MCS। ये क्या है? मल्टीपल क्लोनिंग साइट, यानी कि किसी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट होने वाली कोई एक साइट नहीं होनी चाहिए। इसमें मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करने के लिए साइट्स होनी चाहिए, जहां पर हम डिफरेंट, मतलब हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा होने चाहिए। अगर हमारे पास ये वाले कोई हमने डिजायर्ड फ्रेगमेंट निकाला, डिजायर्ड डीएनए निकाला, उसका सीक्वेंस एक्चुअली मैच करता है SAL1 से, लेकिन हमारा जो वेक्टर डीएनए है उसके अंदर सिर्फ EcoR1 वाली साइट प्रेजेंट है, तो कैसे हम रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे? तो उसके अंदर SAL1 वाली भी साइट प्रेजेंट हो तो बेहतर है। तो PBR 322 को अगर देखोगे तो इसके अंदर टोटल 8 साइट्स प्रेजेंट हैं। कितनी क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट है? 8। बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, इसलिए ये बहुत अच्छा क्लोनिंग वेक्टर है। सेलेक्टेबल मार्कर भी देखोगे तो एक नहीं दो प्रेजेंट है यहाँ पर, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, दो सेलेक्टेबल मार्कर भी प्रेजेंट हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो PBR 322 बहुत अच्छा एक क्लोनिंग वेक्टर है। PBR 322 में नेम का भी मीनिंग एक बार देख लेते हैं। P किसके लिए स्टैंड करता है? P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, एंड BR दोनों ही साइंटिस्ट के नाम है। B स्टैंड्स फॉर बोलिवर एंड R स्टैंड्स फॉर रोड्रिग्यूज। क्लियर? और 322 कोई भी नंबर अगर किसी वेक्टर के सामने लिखा हुआ होता है तो उसका मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि उस लेबोरेटरी में वो इतने नंबर पर प्रोड्यूस किया गया, इतने एक्सपेरिमेंट्स के बाद में वो प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट इन द सेम लेबोरेटरी। क्लियर? ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट इनटू द सेम लेबोरेटरी। अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन किस तरह से सेलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं। माना कि हमने कोई जीन इंसर्ट किया जो कि BAMH1 से कट किया था। BAMH1 से जब कट किया था तो वो टेट्रासाइक्लिन को 20 से कट कर देगा कहीं से। जब 20 से कट कर देगा किसी चीज को, तो अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन किसी काम का नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे हमने नया जीन इंसर्ट कर दिया और ये जीन हमारा डिस्ट्रक्ट हो गया, खराब हो गया, अब ये जीन काम नहीं करेगा। तो जैसे ही हम इस प्लाज्मिड को टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट करेंगे तो ये ग्रो नहीं करेगा। एम्पिसिलिन से ट्रीट करेंगे तो ग्रो करेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। एम्पिसिलिन के कल्चर में या उसकी प्रेजेंस में इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ये रेजिस्टेंट है।
लेकिन टेट्रासाइक्लिन का जीन खराब हो गया है क्योंकि BAM-H1 से इसे ट्रीट किया गया है, BAM-H1 से टेट्रासाइक्लिन को कट कर दिया गया है, तो अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन काम नहीं करेगा। तो जब टेट्रासाइक्लिन से ट्रीट करेंगे तो ये ग्रो करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा जो जो ग्रो नहीं करेगा वो यानी कि उसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, BAM-H1 से कट हो गया है। वही चीज सेम अप्लाई होती है अगर हम PST1 से कट करेंगे तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मल्टीपल जो ऑप्शंस होते हैं उनके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना या नहीं बना, ठीक है। इसलिए सेलेक्टेबल मार्कर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, इसके लिए मैंने बोला था अभी ट्रिक बताऊंगी, तो ट्रिक लिख लो यहाँ पर आप लोग ताकि आपको सीक्वेंस में चीजें लर्न रहे। लिखो, PST से प्रशांत, प्रशांत एंड पवन, प्रशांत एंड पवन दो दोस्त हैं, प्रशांत एंड पवन, PST1 PVU1, ठीक है। कहाँ गए? एयरपोर्ट गए, पवन एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। एयरपोर्ट गए, वहां उन्होंने, भाई गरीब लोग हैं, ज्यादा पैसा नहीं है, तो इकोनॉमी की टिकट ले ली, इकोनॉमी क्लास, CLA1 की क्लास हो गया, ठीक है। क्लास की टिकट ली, की टिकट ली और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंद थर्ड, ठीक है, हिंद थर्ड, हिंदुस्तान से, अब अगले वाले पे आ जाते हैं। अगला वाला कौन सा है? कहां चले गए? टेट्रासाइक्लिन, टर्की चले गए, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन के पास गए, टर्की चले गए, वहां बाहर निकलकर यानी BAM-H1 बाहर निकलकर सलमान भाई को देखा। किसको देखा? सलमान भाई को देखा, सैलवन। पवन क्या हुआ? सलमान भाई को देखते ही रोने लगा। क्या हुआ? पवन रोने लगा। अब खुशी से रोया या क्यों रोया ये तो पवन ही जाने, ठीक है। पवन रोने लगा, लेकिन क्लियर हो गया? आपको मैक्सिमम साइट्स में मिल गई। एक मिनट में इनकी कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। प्रसाद PST1, पवन PVU1, एयरपोर्ट गए, वहां इकोनॉमी इको R1 क्लास CLA1 की टिकट ली और हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान यानी हिंद थर्ड से टर्की चले गए, यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इसके बाद आएगा। बाहर निकलकर BAM-H1 निकलकर सलमान भाई को देखा, सालवन को देखा और पवन रोने लगा। PVU सेकेंड, रोप साइड, रोने लगा, रोप साइड। क्लियर? ठीक है, 2 बार प्रैक्टिस करोगे पूरी ट्रिक लर्न हो जाएगी, पूरा सीक्वेंस लर्न हो जाएगा। इसमें सिर्फ ORI साइट आपकी इंक्लूडेड नहीं है ट्रिक के अंदर, वो आपको वैसे भी याद रहनी है, ठीक है। बाकी ये बिल्कुल सीक्वेंस में सब कुछ लर्न रहेगा। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट डायग्राम कौन सा है? ये, इसमें हम डीएनए को अलग कर रहे हैं। किसी भी सेल से हम डीएनए को निकाल रहे हैं। किसी भी सेल से डीएनए को कैसे निकाल सकते हैं? सेल पूरा मतलब एक पूरा सिस्टम है और डीएनए उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर बंद रहता है, तो यानी कि हमें सब कुछ बाहर का जितना है वो तोड़ फोड़ के गला वला के अंदर से डीएनए को निकालना है। तो सबसे पहले क्या गलाना होगा? सबसे पहले तो हमें सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो भी है उसे गलाना होगा। तो जिसमें भी जैसे सेल वॉल है, लाइक अगर सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल है तो सेलुलेज एंजाइम यूज करेंगे उसे गलाने के लिए। अगर काइटिन की बनी हुई सेल वॉल है जैसे कि फंगस में तो काइटिनेज यूज करेंगे। और अगर बैक्टीरियल सेल वॉल है तो उसमें हम लाइसोजाइम एंजाइम यूज करेंगे, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन द सेल वॉल या सब्सटेंस इन द सेल वॉल कि हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें आरएनए प्रेजेंट होंगे। आरएनए प्रेजेंट होंगे तो हम राइबो न्यूक्लिएजेस को यूज करेंगे, ठीक है, ताकि हम आरएनएस को फिनिश कर सकें। इसके अलावा और भी चीजें इसमें प्रेजेंट होंगी, जैसे कि प्रोटीन्स बहुत सारी प्रेजेंट होंगी तो हम प्रोटीएजेस को यूज करेंगे, ठीक है। तो हम बताने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो भी प्रेजेंट होगा उसको हम एंजाइम्स के थ्रू या तो डाइजेस्ट कर देंगे या फिर हम उसे क्लियर आउट करेंगे विद एनी अदर मेथड, ठीक है। तो इस तरह से हम सेल को पूरा क्लियर करेंगे और उसके बाद सभी चीजें जब
डाइजेस्ट हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, तब हम क्या करेंगे, इसे प्रेसिपिटेट करेंगे, डीएनए को अल्टीमेटली हम प्रेसिपिटेट करेंगे और इसमें क्या ऐड करेंगे, चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे। चिल्ड इथेनॉल ऐड करने से क्या होगा, जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो हमें दिखने लगेंगे, फ्रैगमेंट्स या थ्रेड के फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसे क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को या डीएनए को अलग करने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पूलिंग। ठीक है, स्कूलिंग नहीं, स्पूलिंग। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट डायग्राम है आपका पीसीआर टेक्निक से। पीसीआर टेक्निक भी बहुत डिटेल में मैंने कराई हुई है, एक एक जो प्रोसेस होता है वो मैंने बहुत प्रॉपर वे में कराया हुआ है। यहाँ पर आपके 3 जो मेजर स्टेप्स होते हैं इसमें पीसीआर टेक्निक में वो दिए हैं। सबसे पहले डीनेचर करना, फिर एनीलिंग करना एंड देन एक्सटेंशन करना। तो इनमें क्या होता है, क्विकली फटाफट देखते हैं हम लोग। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन जब हम डीएनए को 90 to 95 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये डीएनए फ्रैगमेंट्स अलग, डीएनए फ्रैगमेंट्स में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, दोनों स्ट्रैंड्स इसके अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो डीनेचुरेशन सिर्फ हीट प्रोसेस है, हीट देते हैं, यहाँ पर हैवी हीट देते हैं 90 to 95 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। देन नेक्स्ट प्रोसेस है एनीलिंग। एनीलिंग में क्या होगा, प्राइमर्स को ऐड किया जाता है। 2 टाइप के प्राइमर्स होते हैं हमारे पास में, एक फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स। फॉरवर्ड एंड रिवर्स 2 क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि 2 डीएनए स्ट्रैंड हैं और दोनों ही कहां से ऐड होते हैं, दोनों फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर्स 3' एंड से अटैच हो जाते हैं। ये 3' एंड है, यहाँ पर ये प्राइमर लग गया। ठीक है, इधर साइड में एक 3' एंड बना, इधर भी प्राइमर लग गया। लेकिन एनीलिंग में एक और चीज नोट करने वाली बात है, जो हीट हमने दी थी 90 to 95 डिग्री सेल्सियस, उसको हम डिक्रीज कर देते हैं अप टू 50 to 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना डिक्रीज कर दिया हमने, अराउंड 50 to 55 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पे डिक्रीज कर दिया है। और डिक्रीज करने के बाद में, डिक्रीज हम इतना करते हैं कि प्राइमर्स का जो मेल्टिंग या डीएनए का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उससे 5 डिग्री हम बिलो रखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर। एनीलिंग की प्रोसेस के बाद में एक्सटेंशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एक्सटेंशन में क्या होता है, अब इन्हीं प्राइमर्स के आगे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं और ये एक पूरा फ्रेगमेंट बनता चला जाता है। इस तरह से एक डीएनए से 2 डीएनए फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और यहाँ पर यूज करते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज नहीं करते हैं क्योंकि जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो हमारी बॉडी के अंदर है वो अराउंड 37 डिग्री के सेल्सियस के आसपास ही प्रॉपर वर्क करता है। यहाँ पर हम यूज करते हैं थर्मोस्टेबल एंजाइम्स। ठीक है, थर्मोस्टेबल एंजाइम्स क्या होते हैं, जो हायर टेम्परेचर पर भी बेटर परफॉर्म करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे टैक पॉलीमरेज यूज करते हैं। इसे हम रिमूव करते हैं थर्मस एक्वाटिकस से। ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस से। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से हम देख सकते हैं एक डबल स्टैंडर्ड, एक साइकिल में, एक बार जब मैंने आरटीपीसीआर किया तो एक डीएनए सेगमेंट से 2 डीएनए सेगमेंट्स हमारे मिल गए। इस तरह की बहुत सारी साइकिल्स की जा सकती हैं, जितनी भी हमें डिजायर्ड हो। यहाँ पे 30 साइकिल्स लिखा हुआ है, तो 30 साइकिल्स के अराउंड यहाँ पर साइकिल जनरली करते हैं, लेकिन यहाँ जितनी भी डिजायर्ड होती है हम उतनी साइकिल यहाँ पर परफॉर्म कर लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये पीसीआर मेथड दिया किसने था? पीसीआर मेथड दिया था कैरी मुलिस ने 1985 में। ठीक है, एक और यहाँ पे चीज नोट करो, अभी कोविड के टाइम पे कौन सा टेस्ट आप लोग का कराया जा रहा था? आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर एक्चुअली क्यों कराया जा रहा था? क्योंकि कोरोना वायरस जो था वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा था। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे थे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर। यहाँ पे एमआरएनए से पहले हम cDNA बनाते थे। cDNA बनाने के बाद में हमने क्या किया, अब mRNA से बनाया, RNA तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो cDNA भी सिंगल स्ट्रैंडेड बना, तो हमने यहाँ से बनाया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बाद यहाँ पर सेम मेथड किया, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए। देन हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, टेस्ट किया कि हमारा आरटीपीसीआर पॉजिटिव है या निगेटिव है। और इस प्रोसेस में हमने कौन सा एंजाइम यूज किया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज किया, इसलिए इस प्रोसेस का नाम हो गया था आरटीपीसीआर। इस टेस्ट को हम बोलते थे आरटीपीसीआर टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके एनसीईआरटी का लास्ट डायग्राम है। यहाँ पे भी
अभी तक हम जितना भी देखते आ रहे थे उसमें हम बहुत ज्यादा कल्चर एक साथ नहीं कर पा रहे थे, फिर भी क्योंकि हमें डिजायर्ड, हमें एट द एंड चाहिए क्या, इतना सब काम करने के बाद हमें डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट से बनाना क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन या एक पर्टिकुलर एंजाइम, है ना। तो अब अगर हम वो ही डायरेक्ट बना लें बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, मतलब लेबोरेटरी से निकलकर फैक्ट्री लेवल पर, तो वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए इतना लंबा प्रोसेस करने से। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, बायो रिएक्टर्स यूज करेंगे। 2 बायो रिएक्टर्स गिवन है यहाँ पे। जो फर्स्ट वन है वो बायो सिंपल स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर है, जो दूसरा है वो स्पार्स्ड स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर है। जो सेकेंड वाला है वो आपका ज्यादा इफेक्टिव बायो रिएक्टर है और इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एंजाइम या प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाती है। पहले वाले मेथड को पुराने टाइम में यूज करते थे, अब उसे यूज नहीं करते हैं, तो उसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो सेकेंड वाला है इसमें बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, लाइक फोम कंट्रोल मेथड है इसमें, ठीक है। फोम कंट्रोल सिस्टम होगा तो जो ऊपर फोम बनेगा उससे यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई रुकेगी नहीं, क्योंकि फोम तो कंट्रोल हो जाएगा, फोम बनेगा ही नहीं, जितना फोम बनता जाएगा वो रिमूव होगा। तो फोम बनने से कंट्रोल होता रहेगा, तो ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होती रहेगी। इसके अलावा टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, क्योंकि कोई भी प्रोटीन या एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर पीएच, इन सब पे बनता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, सैंपलिंग पोर्ट्स, सभी कुछ प्रेजेंट है। इसी तरह से इसमें क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम से भी बहुत लार्ज क्वांटिटी में यील्ड या प्रोडक्शन हमें मिल जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का। और एक और खास चीज इसमें है, यहाँ ऊपर देखो ये ऐसे नेट जैसा स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से घुमा फिरा के, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है फॉर द ऑक्सीजन ट्रांसफर। कॉन्टिन्यूसली इसको ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पर ऑक्सीजन मिलती रहती है। इस बायो रिएक्टर में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छे से होती रहती है, इसलिए इसकी प्रोडक्टिविटी हाई है, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा बेटर है, स्पार्स्ड स्टिर्ड टैंक बायो रिएक्टर, ठीक है। सिंपल के कंपैरिजन में स्पार्स्ड वाला ज्यादा बेटर है। तो इस तरह से हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपके अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।